खुशहाली प्रगति ले आगे खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आगे आगे तो है जो दिखे दिखे आगा आगा मुझे तेरी जंग है आगे खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आगे आगे तो है जो दिखे दिखे आगा आगा मुझे तेरी जंग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आगाज अब हौसला बढ़ाना है क्यों रूठे रूठे आगा बढ़ा इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है हौसला बढ़ाना है क्यों रूठे रूठे आगा बढ़ा इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आगाज आगे खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे आगा आगा मुझे तेरी जंग है आगे खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे आगा आगा मुझे तेरी जंग है
पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आगाज। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों रुने रुने हवा इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। हौसला बढ़ाना है, क्यों रुने रुने हवा इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम खुशहाली प्रगति गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एडिलिपो टैबलेट, जो कि हार्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। दूसरा है किडनी कवच, जो कि किडनी के हेल्थ मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। उसके बाद है गो पाइल्स, जो कि पाइल्स की मैनेजमेंट के लिए है। और फाइनली एलोवेरा जूस, जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो प्रोडक्ट है वो है एडिलिपो टैबलेट। एडिलिपो टैबलेट के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कि हम एडिलिपो टैबलेट के फंक्शनिंग और उसके पार्ट्स के बारे में जाने, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारा जो हार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि 2 महत्वपूर्ण कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है ब्लड को पंप करना, मतलब जो हार्ट में ब्लड आता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाना, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे बॉडी में सप्लाई होते हैं। अभी चूंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, तो हार्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के तौर पे हम अपने बॉडी का देखते हैं। और यदि उसमें थोड़ा सा भी कुछ एबनॉर्मेलिटी या फिर मेल फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग हो जाएगा हार्ट में, तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज या फिर एक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट लाएगा हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के ऊपर। और इसके अलावा हम यदि देखेंगे तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हम वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के इसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगी कि जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कैसे होते हैं हमारे हार्ट में। और बाकी पूरे शरीर में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक कहलाती हैं वेन्स और दूसरी कहलाती हैं आर्टरीज। तो जो ऑक्सीजन फ्री ब्लड जो हार्ट के अंदर लाती हैं उसको बोलते हैं वेन्स। मतलब वेन्स सारे शरीर में से ऑक्सीजन फ्री ब्लड हार्ट में लाती हैं और वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट करके ऑक्सीजन रिच ब्लड
हार्ट से पूरे शरीर के और शरीर के बाकी के अन्य भागों में जाता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज और वेन्स ऐसी बहुत सारी ये नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा भी बहुत सारे हार्ट के आप यहाँ पे पार्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आयोर्टा। आयोर्टा का मतलब है ये एक सबसे बड़ी मुख्य नलिका होती है जो हार्ट के सबसे ऊपर होती है और वहां से बाहर निकल के पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम करती है। और ये जो पल्मोनरी वेन है ब्लू कलर की, वो सारे शरीर से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में पहुंचाती है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया हार्ट का? ब्लड पंप करना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाना। अब जब हम ये पूरे शरीर में रक्त नलिकाएं ब्लड पहुंचाती हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो समय के चलते इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। उसके कारण ये रक्त नलिकाएं थोड़ी हार्ड होती जाती हैं। और जब ये रक्त नलिकाएं हार्ड होने लगती हैं तो ब्लड प्रेशर या फिर जब हम बोलेंगे कि हार्ट को कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, उसको हम नॉर्मल तौर पे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर क्या है? जब हार्ट को जोर से पंप करना पड़े और जो हमारी नलिकाएं हैं वो सख्त हो गई हैं, हार्डनिंग हो गई है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया है, तो हार्ट को ज्यादा जोर से काम करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमारे हार्ट की नलिकाओं को दूसरे दूसरे और कुछ डिसीजेस हो जाते हैं, वो हम देखेंगे। एक डिसीज जो है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे आप डायग्राम में आप देख सकते हो। हमारे जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जो नलिकाएं जा रही हैं उनको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। और जब कैरोटिड आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लैक, तो जब ये प्लैक बड़ा होते जाता है तो हमारे मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में रक्त का संचार धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये रक्त का संचार धीरे धीरे कम होने लगता है और सडनली एक दिन ऐसा होता है कि रक्त का संचार पूरी तरह से बंद हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रोक या फिर ब्रेन में स्ट्रोक, और जो कि एक मृत्यु का कारण बनता है। इसके अलावा जो अनहेल्दी हार्ट है, इसके भी बहुत सारे कॉजेस हैं जो कि बहुत हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिसीज को का निर्माण करते हैं, जो कि मृत्यु का कारण हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से डिजीजेस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला एक जो कारण है वो है एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर सबसे पहला जो डिसीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि चेस्ट पेन या फिर एक डिस्कम्फर्ट देता है। जब हम बोलते हैं ना चेस्ट पेन की शिकायत है, तो इसका मतलब है कि एक डिस्कम्फर्ट सा पैदा हो गया है। दूसरा होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हार्ट डिसीज है, और ये अभी ज्यादा तौर पे देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिसीज इसी की वजह से होते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी मतलब ये आर्टरी हमारे हार्ट को रक्त पहुंचाती है। मतलब जैसे हार्ट बाकी के जगहों पे रक्त पहुंचाता है, कोरोनरी आर्टरी इस हमारे हार्ट को रक्त पहुंचाने का काम करती है। जब कोरोनरी आर्टरी में हार्डनिंग होती है या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, तब वहां पे उसको बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं ना कि ब्लॉकेजेस आ गए, ब्लॉकेजेस आ गए, इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी ठीक से काम नहीं कर रही है। तीसरा एक जो फंक्शन है वो है कार्डियोमायोपैथी, या फिर जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है उसमें कुछ जो वॉल्व्स हैं हार्ट में, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं। इसके अलावा जो है ये जो कंडीशंस हैं वो जेनेटिक भी हो सकती हैं, और इसके अलावा जो पुअर लाइफस्टाइल है ये मेन कॉज होता है हमारे अनहेल्दी हार्ट का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज और स्ट्रोक, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है, प्रोमिनेंट रीजन है, जो कि हमारे मोर देन 80% कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो डेथ्स के लिए माने जाते हैं। जो ग्लोबली हम यदि देखेंगे तो इसका जो आंकड़ा है वो 235, 1 लाख की पॉपुलेशन में 235 लोगों को ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज होता है, जिसके कारण डेथ होती है। और इंडिया में इसका आंकड़ा है 272, 1 लाख के ऊपर 272 ये जो बोलते हैं डेथ का कारण बनता है।
अब एडिलिपो टैबलेट हमें क्या दे रहा है? एडिलिपो टैबलेट जो है वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को, हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? ये हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब हार्ट और उसके जो मसल्स हैं उसको, हेल्थ को सपोर्ट दे रहा है। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को एक वेलबींग यानी कि प्रमोट कर रहा है। इसमें कौन कौन से एक्शंस हैं? ये एक डेली हेल्थ सप्लीमेंट है, मतलब ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इसमें जो है बहुत सारी हर्ब्स का उपयोग किया गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी हर्ब्स हैं। एक बहुत सारी हर्ब्स का उपयोग किया गया है जो कि सिनर्जिस्टिकली अलग अलग कामों को एक साथ करके हमारे कार्डियोवास्कुलर को एक प्रमोट कर रही है, हेल्थ को प्रमोट कर रही हैं। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स होती हैं, एक्टिविटीज को रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही हैं, और जो कि एक फटीग होता है या फिर जो एक तनाव होता है जिसके कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस तनाव को कम करने का काम करती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एडिलिपो टैबलेट में कौन-कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। कंपोजिशन ऑफ एडिलिपो टैबलेट। सबसे पहला इसमें प्लांट है वो है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर को लोअर रखने का काम करता है, कम करने का काम करता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है इसको नेचुरली ये डिपोजिशन को कम करने का काम कर रहा है। कार्डियक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और जो लास्ट इसका फंक्शन है वो है एंटी एंजाइना एक्शन। एंटी एंजाइना मतलब जो चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फर्ट आता है कोरोनरी हार्ट डिसीजेस की वजह से, उसको ये कम करने का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं एंटी एंजाइना एक्शन। दूसरा जो प्लांट है वो है अर्जुना। अर्जुना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब है, जो कि हार्ट डिसीजेस के से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करने में उपयोगी है, सहायक है। दूसरा ये अपने हार्ट को, हार्ट की जो मसल्स हैं ये इनको मजबूत दे रही है। इनके मसल का जो हार्ट मसल्स का जो टोनिंग है उसको भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सहायक है, और ओवरऑल फंक्शनिंग हार्ट का जो मजबूत बना रही है। तीसरा इसका जो उपयोग है वो है अर्जुना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ब्लड प्रेशर को, जो हायर ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरा प्लांट है वो है लहसुन। लहसुन जो कि हम नॉर्मल तौर पे, मतलब लगभग ही हमारे रोज ही हमारे यहाँ पे घरों में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही अच्छी हार्ट के लिए औषधि है, जो कि हमारे सेल डैमेज को कम कर रही है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करती है, और ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करती है। अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और जो आर्टरीज की हार्डनिंग है, मतलब जो हमारी रक्त नलिका है उनमें जो हार्डनिंग आ जाती है, वो जो हार्ड हो जाती है, उनको भी कम करने का काम करते हैं। हाइपरलिपिडीमिया के तौर पे काम करती है। हाइपरलिपिडीमिया मतलब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पे तीन तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक होता है एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, और एक होता है वीएलडीएल। तो इसमें वीएलडीएल और एलडीएल ये दो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं जो कि डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। तो लहसुन जो है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक हाइपरलिपिडीमिया के तौर पे काम कर रही हैं, और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसको कम करने में सहायक है। इसके अलावा जो प्लांट है इसमें है, जो मतलब लिया है, वो है इलायची। इलायची एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम करती है। इसमें इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट प्लांट है दारू हल्दी, इसको हम बर्बेरिस अरिस्टाटा भी बोलते हैं। ये एक जो हमारा जो अरिथमिया है, अरिथमिया मतलब जो हमारी एक रिदम है, हार्ट में एक रिदम होती है, मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक प्रॉपर रिदम में काम करता है। जैसे आप बोलते हैं ना दिल की धड़कन, या तो वो बढ़ती है या फिर कम होती है। जब ये नॉर्मल काम करती है उसको बोलते हैं प्रॉपर रिदम में काम कर रहा है। तो जब ये अरेथमिया हो जाता है, मतलब टैकी अरेथमिया इसको बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट मसल्स और जो रिदम है वो इनमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जो कि एक सडन डेथ का कारण होते हैं और एक मायोकार्डियल इस्चेमिक डैमेज का कारण होते हैं। उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तौर पे दारू हल्दी इसको रिड्यूस करने का
काम करती है। मतलब जो हमारी रिदम है उसको, उस दारू हल्दी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे रिदम, जो वेंट्रिकुलर रिदम है उसको ठीक से रखने में उपयोगी है। इसके अलावा जो है वो है गुलाब। तो गुलाब का जो फूल है एक्चुअली ये एरोमेटिक प्लांट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने हार्ट डिसीजेस के लिए। ये अपना जो हार्ट हाई ब्लड प्रेशर है इसको कम करने का, मतलब इसको इम्प्रूव करने का काम कर रहा है। इसके अलावा है दालचीनी। दालचीनी में भी एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि सिनामल्डिहाइड हो गया। वो हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिसीज में को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन रखती हैं और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखने का काम करने में ये सहायक हैं। इसके अलावा जो प्लांट है जो है अलसी, तो अलसी के जो बीज हैं इसको हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है जो कि इसमें हमारे हार्ट की मैनेजमेंट में काम आता है, हेल्थ मैनेजमेंट में काम आता है। इसका जो मुख्य उपयोग है वो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, वेट को मैनेज कर रहा है, वेट मैनेजमेंट में काम आ रहा है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, इनको हम एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये अलसी में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करते हैं और हमारे हार्ट में जो डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और जो अल्फा लिनोलिक एसिड है ALA, ये स्ट्रोक को की जो रिस्क है उसको भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा आता है यहाँ पे गुगुल। तो गुगुल भी एक हाई लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल का जो है काम करता है और हमारे आर्टरीज को भी हार्डनिंग के से बचाता है। और शलाकी एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करने का काम करती है। तो ये जो 7-8 हमारे प्लांट इंग्रेडिएंट है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लाते हैं और हमारी जो एडिलिपो टैबलेट है उसमें उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं जो कि हमारे हार्ट में उपयोगी हैं। जैसे कि इसमें हम फिर से देखेंगे एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो बहुत सारे डिसीजेस हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, कार्डियोमायोपैथी है जो पंपिंग प्रॉब्लम है, और जो कि कंजेस्टिव हार्ट पे फेलियर है। वो पूरी तरह से ये सारी ड्रग्स मिलके एक कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं। इसमें हाइपोलिपिडेमिक है, इसमें एंटी एंजाइनल पोटेंशियल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि हमारा जो चेस्ट पेन है उसको कम करके और कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। ये हमारे हार्ट को एनर्जी देती हैं, हमारे हार्ट बीट और जो पैल्पिटेशन है, मतलब जो हार्ट बीट बढ़ती है उसको पैल्पिटेशन बोलते हैं, रिदम बढ़ जाता है उसको भी स्टिमुलेट मतलब नॉर्मल करने का काम करती है और एक हम ओवरऑल बॉडी को एक फ्रेशनेस देने का काम करती है। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इम्प्रूव करते हैं, हार्ट जो रिस्क है हार्ट डिसीजेस में जो रिस्क है उसको कम करने का काम करती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को कम करने का ये काम कर रही हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड जैसे हमने देखा जो कि एक बहुत ही अच्छा फैट है, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है जो कि हमारे हार्ट फंक्शन को अच्छा बनाती है और एक हेल्दी हार्ट बनाने का काम कर रही हैं। पूरे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का इम्प्रूव करता है और हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें बलशाली बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को कम करता है और ओवरऑल जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं सारी हर्ब्स मिलके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ला रही हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अथेरोस्क्लेरोसिस कम हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस मतलब जो चेस्ट पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है वो कम हो रहा है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड जो है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने का काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। तो ओवरऑल सारी हर्ब्स मिलके एक बहुत ही अच्छा टैबलेट का फॉर्मुलेशन है एडिलिपो टैबलेट, जो कि आप एक यदि आपको ऐसे लगता है कि हार्ट वीकनेस आ गई है या फिर कुछ यदि कभी ईसीजी या किसी का नॉर्मल आता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नॉर्मली 40 एज के बाद 40 टू 45 एज के बाद हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल
तो हम ये एडिलिपो टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स में, हमारे फैमिलीज में, जो कि पूरे ओवरऑल हमारे हार्ट की हेल्थ को कंट्रोल में रखेंगी। तो एडिलिपो टैबलेट का जो इंडिकेशन है वो क्या है, ये हमारे हार्ट को सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट्स हेल्दी हार्ट। दूसरा जो है इस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसमें क्या हम देखेंगे, ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है किसी किसी व्यक्तियों में, तो उनमें हमें इसको ध्यान से देना है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा के पेशेंट्स को ये रिकमेंड नहीं करना है। और जो स्पेशल वार्निंग है, इसको हम पेडियाट्रिक यूज में नहीं लेंगे। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्म है टैबलेट, इसका फार्माकोथेराप्यूटिक ग्रुप है कार्डियोप्रोटेक्टिव, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल, और जो इसका डोसेज है 2 टैबलेट ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 60 और 120 टैबलेट्स के पैक के तौर में ये अवेलेबल है। तो ये है हमारा एडिलिपो टैबलेट, जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ, हार्ट के हेल्थ को मैनेज करने में हमें बहुत ही ज्यादा सहयोगी है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, किडनी कवच। तो किडनी कवच जैसे हमने देखा हार्ट का है, वैसे ही किडनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको चाहूंगी कि किडनी और हार्ट दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे से एसोसिएटेड इस तरह से हैं, क्योंकि जो हार्ट का काम है वो है ब्लड को पंप करना, और किडनी का काम क्या है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का वो है फिल्ट्रेशन। मतलब जब ब्लड हार्ट से पंप होके जब किडनी में जाता है, किडनी का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड में जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको बाकी पूरे शरीर में पहुंचाना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको किडनी में ही रखना, और फिर इसको वेस्ट के तौर पे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू इसको बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स होता है एब्डोमेन में, उसको किडनी बोलते हैं। किडनी रिमूव्स वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो हमारे जो केमिकल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे शरीर के लिए। ये तीनों ही मिनरल्स हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये तीनों में कम या ज्यादा हो जाएंगे, या तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों की मात्रा यदि कम या ज्यादा होती है, तो ये हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो किडनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है, जो यहाँ का इसका जो बैलेंस है, ये तीनों मिनरल्स का ये मेंटेन रखने का काम करती है। किडनी एक दूसरा एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और बोन मैरो जो कि एक बोन का एक पार्ट है, हड्डियों का एक पार्ट है, जहां पे रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस किडनी के क्या क्या हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हार्ट से किडनी में जो मतलब ब्लड जा रहा है, वहां से ये ब्लड सेल प्रोडक्शन का भी काम कर रही है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच। ब्लड पीएच को मेंटेन रखना है यानी जब पानी और जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, दूसरे जो मिनरल हैं हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो हमारा जो बॉडी का पीएच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एसिड और बेस, अल्कलाइन और एसिड हो जाता है, यदि कम और ज्यादा हो गया तो बहुत से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और जो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, हम जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी पी रहे हैं, उसमें से भी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो वेस्ट के प्रोडक्ट के तौर पे और पानी के तौर पे इसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किडनी एक पावरफुल केमिकल फैक्ट्री के तौर पे काम करती है, जो कि फंक्शंस कर रही है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस ब्लड पीएच,
और रिलीज हार्मोन दैट विल रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे, ये जो छोटा सा डायग्राम, ये किडनी का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का और रेड कलर का जो नलिकाएं हैं, ये ब्लू कलर की जो है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड अंदर जाता है और फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है और यहाँ से ब्लू कलर की जो है वहां से सब इससे बाहर निकलता है। और जो नीचे जो एक डायग्राम, ये नलिका है, बड़ी नलिका, ये जो कि यूरेटर से या फिर इससे कनेक्टेड रहती है, गॉल यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहती है, जहां से एक्सेस वाटर और टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूरिन के तौर पे बाहर निकलते हैं और यूरेटर में पहले ये कलेक्ट हो जाते हैं और फाइनली फिर यूरिन के तौर में बाहर निकलते हैं। तो ब्लड किडनी क्या काम कर रही है? एसिड बेस बैलेंस बना रही है, वाटर का बैलेंस रख रही है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रख रही है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में से और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में से बाहर निकाल रही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे विटामिन को भी ये प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट करती है। यदि किडनी फेल हो जाए या फिर किडनी काम करना स्टॉप कर दे, जैसे आपने देखा कि किडनी बहुत सारे फंक्शंस करती है, तो यदि हमारी दोनों किडनियों में से एक किडनी स्टॉप करना काम कर देगी तो फिर दूसरी किडनी के ऊपर पूरा इसका जोर आ जाएगा। यदि दोनों किडनियां हमारी स्टॉप कर देंगी, वर्क करना स्टॉप कर देंगी, तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से पानी से भर जाएगा विथ एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट से भर जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिया। तो ये जो यूरेमिया है ये एक्सट्रीमली और यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज है। ये मतलब ये वापस से हमारी किडनी को ठीक नहीं कर सकता है, ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है। हमारे हाथों और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पर्सन बहुत ज्यादा टायर्ड और कमजोर महसूस करता है, और जो क्लीन बॉडी मतलब ब्लड का जो क्लीनलीनेस है वो पूरी तरह से खराब होने लगता है, ब्लड इम्प्योर होने लगता है। इसके अलावा हम मतलब बहुत ज्यादा थकान और वीकनेस महसूस करते हैं। और जो अनट्रीटेड यूरेमिया है, मतलब यदि दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं और पानी ज्यादा हो गया या फिर ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो गए, तो जो अनट्रीटेड यूरेमिया है वो सीजर्स देती हैं और या फिर व्यक्ति फिर कोमा में भी चला जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि हमारी किडनी स्टॉप वर्क करना स्टॉप करती है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सेम किडनी का जो फंक्शन है वो हमें डायलिसिस के तौर पे मिलता है। तो हम यू हैव टू गो अंडरगो डायलिसिस, और अल्टीमेटली यदि डायलिसिस से भी काम नहीं होता है, डायलिसिस का क्या मतलब है? एक्सटर्नली हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, मतलब जो काम हमारा किडनी करती है वही काम एक्सटर्नली, मतलब पूरे ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और एक छन्नी, मतलब जो किडनी का जो छलनी का काम करती है, सेम डायलिसिस में होता है, ब्लड फिल्टर होके वापस से शरीर में अंदर पहुंचाया जाता है। और यदि डायलिसिस से भी यदि ये ठीक नहीं होगी तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ सकती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। और डायलिसिस जो है मतलब किडनी फेल्योर पे करते हैं, और यदि डायलिसिस से भी नहीं काम हो सकता है तो फिर हमें इसको किडनी को ट्रांसप्लांट का ही एक स्वरूप देना पड़ेगा। अब किडनी क्यों फेल होती है? नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारी इंजुरीज होती हैं, फिजिकल इंजुरीज या फिर डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर और दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन डिसीजेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज जो कि हमारे पैंक्रियास से रिलेटेड है और हार्ट से भी रिलेटेड है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजंस हैं किडनी फेलियर के। तो और जो किडनी फेलियर है वो एक ओवरनाइट नहीं होता, इसको काफी समय लगता है, ये ग्रेजुअल लॉस है, धीरे 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 किडनी काम करना बंद कर देती है। कुछ लोगों का होता है बचपन से यदि किडनी में प्रॉब्लम हो तो उनको फिर किडनी ट्रांसप्लांट का ही सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज जो
हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे कि हम अभी बात करेंगे किडनी कवच की, जो कि हमें एक पूरी तरह से एक कवच के तौर पे, किडनी को कवच के तौर पे हमें उपयोगी है, वो हम देखेंगे। तो व्हाट वी नीड, यू नीड किडनी कवच। किडनी कवच क्या है? किडनी कवच है एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो कि बहुत सारी हर्ब से बना हुआ है, आयुर्वेदिक औषधियों से बना हुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे रीनल फंक्शन को और यूनिवर्सल यूरिनरी सिस्टम को एक मजबूती देने का काम करता है। इट प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, और जो भी सिम्टम्स हमें किडनी फेलियर में दिखते हैं या फिर जो भी डिस्कम्फर्ट आता है एसोसिएटेड रीनल और यूरिनरी इंफेक्शंस के कारण, वो सारी चीजों को एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के तौर पे किडनी कवच से हमें मिल सकता है। इसमें आप देखोगे, यदि आप इसका लेबल देखेंगे, तो इसमें लगभग 20 औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो कि किडनी को एक कवच के तौर पे दे रही हैं। इसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड हर्ब्स ली हैं जो कि किडनी को एक रिलीफ से दे रही हैं। सबसे पहला हम इसमें आप देखोगे, सबसे पहला नाम है सफेद पुनर्नवा। तो पुनर्नवा, जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है, पुनर्नवा का मतलब है पुनर्निर्माण करना। यदि किडनी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और पुनर्नवा नवा का सेवन हम करते हैं, तो ये बीमारी जो बढ़ाती है, कोई भी बीमारी यदि बढ़ती है, जैसे किडनी डैमेज का शुरुआत यदि हो गई है, यदि किडनी डैमेज की शुरुआत हो गई है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। जो क्लिनिकल हम स्टडी करते हैं या फिर जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया ये बढ़ा हुआ दिखेगा। तो पुनर्नवा का सेवन जो है, उससे इसकी गति को धीमा करता है और बीमारी के लक्षणों से निजात दिलाता है। रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया के स्तर को नीचे करता है। दूसरा जो प्लांट है वो है वरुण। वरुण भी इसके मतलब जो हमारे रीनल कैलकुली मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जमा हो जाते हैं, जो कि एक किडनी स्टोन को भी फॉर्मेशन करते हैं, उस कैलकुले को ये कम करने का काम करता है। तो किडनी स्टोन और रीनल क्रिस्टल्स जो हैं, वो जो किडनी फेलियर का हो सकते हैं, उसको कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो तीसरा प्लांट है वो है देवदारू, जो कि एक डायूरेटिक और एंटी यूरोलिथियाटिक का काम करती है। डायूरेटिक मतलब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाना। जब हम यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यूरिन बार बार जाएंगे, तो क्या होगा कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड में या फिर किडनी में, वो फिर धीरे धीरे मतलब बाहर निकलने का काम करते हैं। और एंटी यूरोलिथिक मतलब जो क्रिस्टल को फोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी। या फिर जो एक क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो गति है, उसको कम करने का काम करती है। चौथा जो प्लांट है वो है गिलॉय। गिलॉय भी डायूरेटिक और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। पांचवा प्लांट है पंचरत्न मूल। पंचरत्न मूल जो है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज, यानी कि जो मूत्राघात है, मतलब धीरे धीरे कई बार क्या होता है ना कि पेशाब होना बंद हो जाती है, तो पंचरत्न मूल इस पर्टिकुलर इसमें जो परेशानी होती है, इसको रिलीफ देने का काम करता है। उसके अलावा जो प्लांट है वो है गोखरू। गोखरू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जो डायूरेटिक की प्रॉपर्टी है, और जो यूरिनरी और किडनी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन जो कि बड़े बड़े किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है या फिर उनको घोलने का काम करता है। और जिसका जो डायूरेटिक प्रॉपर्टी है, वो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिससे कि यूरिनरी और किडनी प्रॉब्लम में रिलीफ आता है। इसके अलावा जो प्लांट है वो है पाषाण भेड़। पाषाण भेड़, इसका नाम ही आप यदि देखोगे, पाषाण मतलब पत्थर और भेड़ यानी फोड़ना, तो इसको इंग्लिश में भी हम बोलेंगे स्टोन ब्रेकर। स्टोन को ब्रेक करने का काम करता है। इसको किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने का ये काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किडनी की मेल फंक्शनिंग को कम करने का। और इसके अलावा जो आता है वो है नागकेशर। लास्ट वाला जो प्लांट है वो है नागकेशर, जो कि किडनी की मतलब ट्रीटमेंट में काम आता है, और यूरिनरी स्टोन्स जो हो गए हैं, इनको भी फोड़ने में काम आता है।
इसके इंडिकेशंस क्या है किडनी कवच के? ये हमारी किडनी मतलब रीनल और यूरिनरी ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम को बूस्ट करता है, मजबूत बनाता है और जितने भी सिम्टम्स हमें इसमें दिखने दिखने लगते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना या फिर हाथ पैरों में सूजन बढ़ना, डिपोजिशन होना, वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट होना, इन सबको कम करने में सहायक है। इसका जो है जितने भी सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस और डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड है, वहां पे ये किडनी कवच एक बहुत ही अच्छे तौर पे रिकमेंड किया जा सकता है। इसका डोसेज है 5 से 15 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, और या फिर जैसा भी मतलब एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है ओरल। इसका प्रिकॉशंस कहाँ पे लेना है? प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में इसको नहीं देना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग इसको हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन को कंसल्ट करके ही देना है या फिर पूरे तौर से अवॉइड करना है। और इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं जहां पे इनको हमें ये हम इसके साथ नहीं दे सकते, जहां पे जो पर्सन एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं, जो पर्सन एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की दवाइयां या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, वहां पे इन पेशेंट को हम ये किडनी कवच रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है और आगे जाके और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, तो ये हम वहां पे नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर ऑकेजनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, थोड़ा सा नौशिया आ सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, कुछ डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल कुछ कम हो सकता है। तो वहां पे मतलब थोड़े से ये एडवर्स इफेक्ट्स हम कंटिन्यूअस यदि इसको यूज किया जाए तो हम देखने में आ सकते हैं। और स्पेशल वार्निंग्स इसमें हम ये क्या है, ये पेडियाट्रिक यूज के लिए नहीं रिकमेंड करना है। थैंक यू। अब इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो है गो पाइल्स। गो पाइल्स जो कि पाइल्स या फिर हीमोरॉइड्स जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए या फिर उनका ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए हम गो पाइल्स टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लीडिंग पाइल्स क्या है या फिर पाइल्स क्यों होती हैं। पाइल्स जो है वो आयुर्वेद में इसको अर्श बोला जाता है, जो कि एक अनहेल्दी डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी डाइट यानी जो हम फास्ट फूड खाते हैं या फिर जिसमें ज्यादा फाइबर्स नहीं होते हैं, फैटी सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, वो एक अनहेल्दी डाइट होती है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी या कोई व्यक्ति या तो मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, जो कि बिल्कुल बैठे रहते हैं, उन सब में इस टाइप इनको बोलते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जो व्यायाम नहीं करते, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं या फिर मतलब जो आलसी रहते हैं, उन सबको इस टाइप उनको हम इनएक्टिव लाइफस्टाइल मान सकते हैं। और ये सारी जो है ये फिर हमारे जो आयुर्वेद के 3 दोष हैं उसमें से जो वात है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। और जब वात बढ़ जाता है हमारे शरीर में, वात जब बढ़ जाता है तो जो डाइजेस्टिव फायर है हमारा मतलब जो जठराग्नि है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को मतलब कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती है। तो जब कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जब ये कब्ज को बढ़ाती है मतलब मल त्याग करने में जो परेशानी होती है उसको हम कब्ज बोलते हैं। और जब ये कब्ज बढ़ता है तो हमारा का जो रेक्टम का एरिया है वहां पे एक स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको हम पाइल्स बोलते हैं। एक मास के तौर पे ये हीमोरॉइड के तौर पे ये वहां पे जमा हो जाते हैं, जिसको हम पाइल्स या फिर हीमोरॉइड बोलते हैं। कई बार ये वहां पे ब्लीडिंग भी होने लगती है, जैसा कि आप इधर डायग्राम में देखेंगे। मतलब ये रेक्टम का जो हमारा जो मल त्याग करने का जो एंड वाला पोर्शन है वहां पे छोटे छोटे मासेस इकट्ठे हो जाते हैं। वही मतलब जो त्वचा है वो
इकट्ठी हो जाती है। इसको अंदर यदि वो होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल हीमोरॉइड, और बाहर मतलब बाहर भी ये हो जाते हैं, इसको पाइल्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हीमोरॉइड। अब ये कौन-कौन सी कंडीशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या-क्या कॉजेज हैं हीमोरॉइड्स के, या फिर कौन-कौन सी सिचुएशन में ये हीमोरॉइड हो सकती है। सबसे पहला इसका रीजन है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स सेकेंडरी टू कॉन्स्टिपेशन। मतलब जब बहुत ज्यादा मल त्याग करने में यदि आपको बहुत ज्यादा ताकत लगती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बाद में, तब पाइल्स हो सकती हैं। एजिंग मतलब एज के साथ साथ वहाँ कुछ त्वचा में यदि परिवर्तन आते हैं और सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तब वहां पे पाइल्स हो सकती हैं या फिर हीमोरॉइड्स हो सकती हैं। यदि आप टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते हैं, या नॉर्मली भी यदि आप सिर्फ बैठे रहते हैं, नॉर्मली कुछ कुछ लोगों का काम होता है दिन भर बैठे रहने का काम होता है, तो उस जगह की त्वचा में कुछ अड़चने आ जाती है वहां पे, तो ये भी एक पाइल्स का रीजन हो सकता है। डायरिया मतलब आप कंटिन्यूअसली यदि टॉयलेट के लिए जाते हैं, या फिर इन्फेक्शन होता है डायरिया से, वहां पे भी हम इसको देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स हो सकती हैं। लो फाइबर डाइट, जहाँ पे फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है हमारे खाने में, वहां पे भी हम पाइल्स को का निर्माण हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी पाइल्स देखी गई हैं, क्योंकि उसमें भी मतलब वजन बढ़ जाता है और उस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसके कारण मल त्याग करने में डिफिकल्टी होती है, तब प्रेग्नेंट लेडीज को भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। और प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट्स, वो भी एक रीजन हो सकता है पाइल्स का या फिर हिमोरॉइड्स का। यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, दो डायग्राम है यहाँ पे, एक है हेल्दी रेक्टम, और दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड हिमोरॉइड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है, एक पर्टिकुलर और मतलब वो ऑर्गन थोड़ा नीचे आ जाता है, मतलब यूजुअल पोजीशन से थोड़ा नीचे आना, इसका मतलब है कि वहां पे पाइल्स हो गई हैं। ये एक हेल्दी रेक्टम है, और ये जो है दूसरा अनहेल्दी रेक्टम है, वो जो ऑर्गन है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है अपने पोजीशन से, उसको हम प्रोलैप्स्ड हिमोरॉइड बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके जो सिम्टम्स हैं, पाइल्स के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होता। दूसरा जो सिम्टम है वो है सेंसेशन, मतलब बार बार मल त्याग करने का सेंसेशन आता है, मतलब सिर्फ आपको लगता है कि आपको टॉयलेट जाना है, ये भी एक सिम्टम होता है पाइल्स का। तीसरा जो एक सिम्टम है वो है रेक्टम में, मतलब एनस में पेन होना, और एनस के चौथा जो है वो है एनस के पास में इचिंग होना, बार बार फीलिंग रहती है कि हमें इचिंग हो रही है। और चौथा जो इसका सिम्टम है वो है बार बार हमें ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, और हमें बार बार टॉयलेट जाने का मतलब ऐसे लगता है कि टॉयलेट जाना है, और एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है रेक्टम में। और फाइनली एक होता है सिम्टम एनल पेन, यानी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो साइज ऑफ पाइल्स जो है वो अलग अलग वेरी करती हैं, और कुछ तरह मतलब जब ये शुरुआत होती है तब उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री पाइल, फिर जब जो थोड़ी सी बढ़ जाती है इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री पाइल, और थर्ड डिग्री पाइल और फोर्थ डिग्री पाइल। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको एक्सटर्नली भी देखा जा सकता है। मतलब इनिशियली जो पाइल्स हैं या फिर जो हिमोरॉइड्स हैं, वो रेक्टम में अंदर होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जब हो जाती है तो वो रेक्टम के बाहर भी पाइल्स दिखने लगती है, मांस इकट्ठा होने लगता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? नॉर्मली एलोपैथी में इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। एलोपैथी में यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पाइल्स का या तो आपको रिमूवल का बताएंगे, उसका ऑपरेशन बताएंगे, या फिर आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी निकली है, उसमें स्टेपल टेक्निक निकली है। लेकिन यदि एक पर्सन की टेंडेंसी है कॉन्स्टिपेशन की, बार बार टॉयलेट जाने की, बहुत देर तक बैठे रहने की, या फिर किसी पर्सन की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, तो ये ऑपरेशन होने के बावजूद भी फिर से पाइल्स आ सकती हैं। इसकी मतलब कोई ऐसे रेगुलर मेडिकेशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है गो पाइल्स टैबलेट। गो पाइल्स टैबलेट जो है, ये फिर से जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, बहुत सारी हर्ब्स को लेके जो फॉर्मुलेशन बनाया है,
ये इसका मैनेज करता है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि पाइल्स ठीक हो जाएगा, लेकिन पाइल्स की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को, डिस्कम्फर्ट को, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड पाइल्स से और फिस्टुला से और हेमोरॉइड से, उन सारी कंडीशंस को मैनेज करता है। तो इसका जो एक्शन है वो हम देखेंगे। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। ये बहुत सारी हर्ब से मिलके बना है, जो कॉम्प्रिहेंसिवली काम करती है, इकट्ठा मिलके काम करती है, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, और एक डिस्कम्फर्ट जो कि पाइल्स और फिस्टुला से एसोसिएटेड है, उससे हमें पूरी तौर से निजात दिलाने का काम करती है। ये इसको मतलब जो इचिंग है, स्वेलिंग है, प्रिकिंग यानी कि कांटेदार जैसी, चुभन जैसी कुछ फीलिंग आती है पाइल्स में, उसको भी कम करने का काम करती है। अब कंपोजिशन देखेंगे हम गो पाइल्स टैबलेट का। इसमें बहुत सारी औषधियां हैं। फर्स्ट इसमें जो है वो है बैकिन। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि एक वर्ड है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट जो कि ग्रंथियों को या फिर मसल्स को सिकोड़ने का काम करता है। ओके, तो जब कोई भी ग्रंथि या फिर जो वो जो जगह है वो सिकुड़ जाएगी, मतलब ठीक होके सिकुड़ जाएगी, मतलब सिर्फ सिकुड़ नहीं जाएगी, ठीक होके सिकुड़ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मैनेज होती जाती है और धीरे धीरे ये कम होती जाती है। तो बैकेंड जो है वो एक एस्ट्रिंजेंट और स्टोमेचिक के तौर पे काम करता है। जितने भी उदर संबंधी मतलब स्टमक रिलेटेड जितने भी विकार हैं, उन सबको ठीक करने का काम करता है। दूसरा जो है सूरण। सूरण जो है वो बहुत ही ज्यादा, आप मतलब ये बहुत कॉमनली यूज होता है सूरण। इसको इंग्लिश में यम बोलते हैं। ये एक डाइटरी फाइबर है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फाइबर रहते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करते हैं। ये डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है, पोटेशियम कंटेंट को बढ़ाता है, और बॉवेल मूवमेंट को मतलब मल त्याग के मूवमेंट को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इजीली मल त्याग हो सके। इसके अलावा जो प्लांट है वो है छाव्या। छाव्या जो है वो एक लिवर स्टिमुलेंट है, एक डाइजेस्टिव है, कार्मिनेटिव है और एंटी फ्लैटुलेंट है। अब ये जो चारों इसके जो एक्टिविटीज हैं, लिवर को स्टिमुलेट करना, मतलब लिवर में जो भी बाइल बनता है जो कि डाइजेशन के लिए काम आता है, तो एक डाइजेस्टिव के तौर पे काम करता है। एक कार्मिनेटिव यानी कि जो जूसेस बनते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को पचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। और एक एंटी फ्लैटुलेंट मतलब जो वॉमिटिंग है या फिर जो फ्लैटुलेंस पैदा हो जाता है, उसको कम करने का काम करते हैं। तो ये ओवरऑल डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है। यदि हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा इंटेस्टाइन में, तो हमारे बॉडी में से मल त्याग यानी कि जो टॉयलेट की प्रक्रिया है वो भी इजीली हो जाएगी। तीसरा जो प्लांट है हॉबर। हॉबर भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो कि आयुर्वेद में इसको पाइल्स को ठीक करने के लिए रिकमेंड किया गया है। इसके बाद आता है हिरडा। हिरडा जो है एक बहुत ही इफेक्टिव प्लांट है, टर्मिनेलिया चेबुला, जो कि पाइल्स को क्योर करने में और इससे जितने भी इश्यूज रिलेटेड हैं, पेन होना या फिर ब्लीडिंग होना या फिर कांटेदार जैसे चुभन होना, इचिंग होना, इस सब इश्यूज को ये कम करने का काम करता है। ये भी एक एस्ट्रिंजेंट है, रिजुविनेटिंग है, लेग्जेटिव और पर्गेटिव प्रॉपर्टीज रखता है। लेग्जेटिव और पर्गेटिव मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम बताया था, आपको याद होगा। लेग्जेटिव और पर्गेटिव यानी पूरी तरह से पेट खाली होना। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं हिरडा में, वो लेग्जेटिव और पर्गेटिव, जिससे पूरी तरह से जो पेट साफ होने का में सहयोगी है, ये एक प्रॉपर्टी रखता है। मतलब यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, और यदि कब्ज की शिकायत नहीं होगी तो फिर पाइल्स और या फिर हेमोरॉइड की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अलावा जो प्लांट है वो है निशोत। निशोत भी एक कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में यूजफुल है। इसका जो चूर्ण है वो बाउल मूवमेंट्स को यानी मल त्याग की प्रक्रिया को इजी बनाता है। इसके बाद जो आता है प्लांट है वो है नागकेशर। नागकेशर ब्लीडिंग पाइल्स को मैनेज करने में काम है, डिसेंट्री में और स्टमक इरिटेशन में
काम आता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट एक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे जो इसमें जो प्लांट्स लिए गए हैं वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं जो कि सिकोड़ देती हैं। नागकेशर डाइजेस्टिव जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रमोट करता है, क्योंकि ये खुद एक मतलब गर्म पदार्थ है, हॉट है, उष्ण है, इसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण है, जो हमारी डाइजेस्टिव जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। तो जब जठराग्नि बढ़ेगी तो डाइजेशन अच्छे से होगा और कॉन्स्टिपेशन को ये कंट्रोल करेगा, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में सहायक है। इसको इसलिए मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है ये भी एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। इसको आयुर्वेद में कहा जाता है कषाय। कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट इन नेचर। और लास्ट में आ जाता है दारू हल्दी। इसको इंडियन बर्बेरी भी बोलते हैं, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी को रखती है। और ओवरऑल जो जितनी भी ड्रग्स हैं, बैकेन, सूरन, छाव्या, हॉबर, हरडा, निशौत, नागकेशर और दारू हल्दी, कॉम्प्रिहेंसिवली ये हमारे बॉवेल मूवमेंट को ठीक कर रहे हैं, हैवी फाइबर कंटेंट वाले ड्रग हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कैरी करते हैं और ओवरऑल ये जो पाइल्स में या फिर हेमोरॉइड्स में जो भी तकलीफ है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्योर करने में मददगार है, उन सबको मैनेज करने में मददगार है। इसके बेनिफिट्स जैसे हम देखें तो इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम इचिंग, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। जितनी भी इचिंग है, इरिटेशन हो रहा है, उन सबको दूर करने में सहायक है। स्पेशली यूजफुल मतलब जो डिस्कम्फर्ट आता है उसको कम करने में काम करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, भूख को बढ़ाता है, पैरासिलेटिक मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे कि बाउल से इवैक्यूएशन मतलब जो मल त्याग की प्रक्रिया है वो पेन फ्री हो सके, दर्द वहां पे ना हो। ये पूरा सपोर्ट देता है पाइल्स को, जहां से बर्निंग सेंसेशन है, प्रिकिंग यानी कि जो कांटेदार प्रिकिंग वाली सेंसेशन आती है, सूजन आ जाती है, उसको भी कम करने में सहायक है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पूरी तरह से ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक है। इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इसका इंडिकेशन है इट इज अ सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल एंड रिलीफ फॉर पाइल्स एंड हीमोरॉइड्स। और इससे एसोसिएटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस और डिस्कम्फर्ट है उन सबको इसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है हाइपर सेंसिटिविटी, प्रिकॉशंस है प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर्स या फिर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। फार्मास्यूटिकल फॉर्म इसका है टैबलेट। इसका फार्माकोथेरेपेटिक ग्रुप है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए है क्योंकि ये सूजन को कम करने का काम कर रहा है, वहां पे जो मांस बन गए, वहां पे जो स्वेलिंग आ गई है उसको कम करने का काम करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल है, 2 टैबलेट ट्वाइस और थ्राइस डेली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इसको हम ले सकते हैं, खाने के पहले और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो पाइल्स टैबलेट का, ये 60 टैबलेट एक बॉटल में है, जो कि हम पाइल्स या फिर हेमोरॉइड के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस जो कि गुआवा फ्लेवर में अवेलेबल है। एक्चुअली एलोवेरा जो एक इसको हम औषधि नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से जो वर्ल्ड में एक स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हर इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल, एलोवेरा का जूस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बड़ी लंबी कांटेदार पत्तियां होती हैं, जिसको हम यदि इसको ट्रांसवर्सली या फिर इसको कट करेंगे तो उसमें से जो जूस निकलता है वो एक बहुत ही पावरफुल जूस रहता है, जो कि कॉस्मेटिक्स में, हेल्थ ड्रिंक में और बहुत मतलब औषधियों के तौर पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हमने एक जूस के तौर पे अभी हम इसको देखेंगे। 100% प्योर एलोवेरा जूस है, जो कि एक हीलिंग पावर हमें नेचर से मिला है। इसका हर एक सिप आपको एक हीलिंग पावर देगा। ये जो है गुआवा के फ्लेवर में है, जो कि आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके
मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और जितने भी इन्फेक्शंस हैं हमारे अगल बगल आसपास, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उन सबको फाइट करने की क्षमता देता है। ये 1000 ml की बॉटल में अवेलेबल है। इसका जो कंपोजिशन है वो है एलोबार्बाडेंसिस, एलोवेरा जूस के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये एक मतलब जो ये जो प्लांट है या फिर जो इसकी जो लीव्स हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इसमें विटामिन बी, सी, ई और फोलिक एसिड की प्रेजेंस रहती है। इसमें जो एक विटामिन बी 12 है, जो कि वनस्पतियों में कम देखने को मिलता है, ये एलोवेरा एक इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? एलोवेरा जो है, एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा जो कि हम जूस के फॉर्म में रिकमेंड कर रहे हैं, ये आपको पूरे ओवरऑल बॉडी को स्मूथ फंक्शनिंग देगा। जो भी अपनी बॉडी की प्रक्रियाएं हैं, श्वसन तंत्र है, डाइजेस्टिव है, हार्ट का प्रॉब्लम है या जो भी है, ओवरऑल अपनी बॉडी को एक स्मूथ फंक्शनिंग देता है। इसके अलावा ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अपने बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है, बॉडी जो मतलब एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जो कंज्यूम होना चाहिए, उसको हेल्प करने में काम आता है। ये कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज कैरी करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाती है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। इसके अलावा जो इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा, बहुत सारे फाइटो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब जो वाटर कंटेंट है ये बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आजकल अभी आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, मतलब यदि मार्च के सीजन में यदि देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ पे लगभग 40-41 का टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो कि कभी नहीं होता था। जहाँ पे हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, तो एलोवेरा जूस से अच्छा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जो कि हमारे बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़ाएगा, अच्छा रखेगा। सो ड्रिंकिंग एलोवेरा जूस एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमारी जो हार्ट बर्न है उसको भी ये कम करने का काम करता है। अपने जो एसिड सिक्रीशन है उसको भी कंट्रोल रखता है, और यदि एसिड सिक्रीशन कंट्रोल में रहेगा तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है उनको भी ये ठीक करने के लिए उपयोगी आ सकता है। तो हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, हीट बर्न में, हार्ट बर्न में और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसका जो यूज करने का डायरेक्शन है वो क्या है? इसको हमें इस जूस को ल्यूकवार्म वाटर में लेना है और इसको हम 2 से 3 बार दिन में रेगुलरली ले सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। एलोवेरा जूस हम 2 या 3 बार आराम से ले सकते हैं, और अभी जो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है तो इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन को दे सकते हैं, लेकिन इसको हम फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इसको देना चाहिए। इसको इमीडिएटली कंज्यूम करना है। यदि हमने बॉटल एक बार ओपन कर ली है तो आपको इसको कंज्यूम जल्दी करना है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण ये थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो सकते हैं। तो यदि जितने जल्दी आप इसको यूज करेंगे बॉटल को, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। डोसेज इसका रिकमेंडेशन करते हैं एडल्ट्स के लिए 20 से 30 ml ट्वाइस डेली, दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। प्रेफरेबली मॉर्निंग में आपको लेना है, मतलब दिन भर ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, हार्ट बर्न को कम करेगा और जो हीट है उसको भी कम करने में सहायक रहेगा। इसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेना है। बच्चों को हम इसको 5 से 10 ml ट्वाइस डेली दे सकते हैं, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग देना है और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है हमने आज डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे फिर से मौका दिया और मैं चाहूँगी कि हम ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी फीडबैक होंगे आप अपने ट्रेनिंग हेड को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही मुझे आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए यहाँ पे किसी ने पूछा है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप जो ओमेगा फैटी एसिड वाला सब्सटेंस है अपना, एडिलिपो टैबलेट आप दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इससे डेफिनिटली कम होगा। तो अभी अब मेरे ख्याल से अब ये अपना सेशन बंद करने का समय आ चुका है। यदि आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मतलब आप अपने ऑफिस में बता सकते हैं। इनका आंसर मैं आपको बाद में रिप्लाई करूंगी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।